देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सीमतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं IET इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और साथ दे रहे हैं उनका हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है। आज हम जानेंगे समाकलन क्या है। नमस्कार बच्चों। मेरा नाम राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT अलवर कॉलेज से, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित हुआ आसान के इस अंक में हम चर्चा करेंगे समाकलन। समाकलन क्या होता है और इसके जो हमारे तरह तरह के फॉर्मूले होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं और इसको हम अपने दैनिक लाइफ में कैसे यूज करते हैं। लेकिन इन सभी अंक पर चर्चा करने से पहले सभी स्टूडेंट्स हमें अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसलाम पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसलाम पढ़ता हूँ। मेरा नाम आकाश पांचाल है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक देसलाम में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मुरारी प्रजापति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसलाम पढ़ता हूँ। मेरा नाम शिखा है, मैं आदर्श गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो नाम बताने के लिए सभी का धन्यवाद। इसी के साथ आगे हम अपने अंक को स्टार्ट करते हैं। समाकलन क्या होता है? तो देखिए, समाकलन बेसिकली आप सभी ने अवकलन पढ़ा होगा, उल्टा होता है। उसी को क्या है हमारा समाकलन बोलते हैं। जैसे क्या है कि आपने अवकलन के जितने भी फॉर्मूलाज, जितने भी आपने उसमें सूत्र पढ़े होंगे, उन सभी को अगर आप उसकी दो कॉलम बनाकर एक साइड अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें और उस पर अगर आप इनवर्स अप्लाई करें तो उससे क्या मिलेगा आपको? समाकलन मिलेगा। लेकिन आप जो समाकलन पढ़ते हैं उसका आपने कभी सोचा है कि इसके बारे में हम जो गणित पढ़ते हैं, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, इंटीग्रेशन दैट इज ए समाकलन, कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका हमारे दैनिक लाइफ में कहीं पर यूज होगा? सोचा है कभी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका हमारे लाइफ में कहाँ पर यूज होगा। बेसिकली इंटीग्रल का जो चिन्ह होता है, हमारा नोटेशन, वो किस टाइप का होता है? एस। इस एस के पीछे लॉजिक क्या है? कहीं पर हम लोग ने बड़ी आसानी से बोल दिया कि हमने इसको एस बना दिया, इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया गया? क्या ये हटा दिया जाता या देखने में बुरा लगता है? बुरा लगता है। एक लाइन देखने में बुरी लगती है, एस देखने में अच्छा लगता है। बेटा, एस का मीनिंग होता है दैट इज द सम। अगर आप किसी चीज का जब आप उसका सम करते हो तो सम की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? SUM। इंटीग्रेशन बिल्कुल हमारे एक सम का ही पार्ट है। इंटीग्रेशन दैट इज ए समायोजन। किसी चीज को अगर आप बहुत एक बल्क ऑर्डर में लेते हैं, आगे चल के आप फ्यूचर में जो कैलकुलेशंस करेंगे वो आसान नहीं होती हैं। हम इसको पूरा नहीं लिखते हैं SUM। बस इंटीग्रल क्या होता है हमारा कि किसी चीज की अगर आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, मान लीजिए मैंने एक क्या खींचा, एक सर्कल खींचा। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको सर्कल का क्षेत्रफल ना आता हो? आता है सबको? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कहीं सोचा है कहाँ से निकल गया है या बस ऐसे ही बना दिया गया? तो बेटा, किसी ना किसी चीज की उत्पत्ति के पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक छुपा होता है। अगर आप फ्यूचर में आप आगे पढ़ेंगे, आगे चल के बहुत आपको आगे, मान लीजिए अभी तो आप केवल 11th के स्टूडेंट हो, आगे चल के आप 12th या BSc इस टाइप की करेंगे तो आपको बहुत चीजें आगे लाइफ में ही सीखने को मिलेंगी कि किसी चीज का जो हमारा गोले का आयतन होता है वो कैसे बनता है, जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है ये कैसे बनता है। आप 12th में आपको सीखने को मिल जाएगा जो मैं आज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपने मुझे बताया कि यहाँ पर जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है?
पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई होगी। तो वो किससे हुई है? हमारी इंटीग्रल से हुई है। ये तो मैंने जाना कि इंटीग्रल से, और भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपने सबने पढ़ा है कि मैथ कभी भी एक प्रोसेस पर नहीं चलता है। हो सकता है कि जो चीज मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ेंगे तो वो उसी चीज को क्या अपने तरीके से दूसरी तरह आपको समझाएगा। होता यही है ना? तो हमने कहा कि पाई आर स्क्वायर, तो देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो इंटीग्रल पढ़ते हैं उसके पीछे हम क्यों इसको स्टडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी अगर इंटीग्रल आपको, या आपकी थोड़ा आगे की बात होगी कि अगर क्षेत्रफल आपका बनाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्रफल को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। उस छोटे से पार्ट पर आप एक लिमिट अप्लाई करेंगे। एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। ये आपका आगे का पार्ट होगा जिसको आप बोलते हो निश्चित समाकलन। उसमें आपको यहाँ एक लिमिट लगानी होती है। मान लीजिए मैंने आपका कहा कि आपकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ पर कितनी होगी, आर, और लेफ्ट में अगर जाते हैं यहाँ से तो ये कितना होता है कोऑर्डिनेट, -r। अगर आप पूरे का पार्ट निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आप एक छोटी सी पट्टी डालते हैं, और उस पट्टी की आप कोई भी लेंथ बना सकते हैं, यहाँ पर y बोल सकते हैं या जो भी आप, और इसकी जो छोटी सी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, dx। आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना, पाई वाई स्क्वायर dx। अब इस पर आप लिमिट अप्लाई करा देंगे, कहां से कहां तक, r से, और कहां, यहां से आपकी -r से, और कहां तक होती है हमारी, r तक। अगर आप इस कैलकुलेशंस को देखेंगे तो ये आपकी किसकी वैल्यू निकल के आएगी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। लेकिन मैं अभी आपको इतनी डिटेल में ये चीज नहीं सिखा रहा हूं कि आपको ये चीज कैलकुलेशंस करनी है। तो आपको समझ में आया कि हम जो समाकलन पढ़ते हैं वो समाकलन हमारा एक छोटा सा पार्ट है, किसका, सम का। अगर आप सम के लिए s बना देते हैं और उसके लिए हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू की कैलकुलेशन निकाल सकता है कि किसी चीज को अगर हम पूरे दिन सुबह से लेकर और शाम तक बैठेंगे और उसकी आप जोड़ घटा करते रहेंगे, वो वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन एक समाकलन जो हमारी उत्पत्ति की गई है, वो आपके कितने भी आपके किसी तरह के आयतन हो, जितने भी आपने आज तक अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, किसी भी टाइप का क्षेत्रफल हो, किसी भी आकृति का हो। मान लीजिए दो आकृति आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके जाती हैं, और मैंने आपसे कहा कि ये दो सर्कल एक दूसरे को आपस में या एक पैराबोला क्रॉस करते हैं, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या कोई सूत्र है हमारे पास कि हम इसका क्षेत्रफल निकाल दें? अभी तो मैंने आपसे केवल ये कहा कि हमें यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता था कि वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपके बोला कि इसकी त्रिज्या 4 है, आपने उसकी त्रिज्या r की वैल्यू कितनी रख दी, 4। क्षेत्रफल निकल के आ गया। लेकिन कुछ आकृतियां आपकी इस टाइप की बन जाए कि जिनकी आप मान लीजिए फॉर्मूला ना आता हो, आपको मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ही तो निकालोगे जब आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा। अब जिस चीज का फॉर्मूला आज तक ना बना हो और आपसे बोला जाए कि इस आकृति का आप त्रिभुज को हटा दीजिए कि इस आकृति का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या इस आकृति का कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? क्या टेक्निक काम करेगी? समाकलन। तो समाकलन ही हमारा एक ऐसा पार्ट होता है कि जिस चीज की अगर आकृति भी नहीं है तो आपको बस उस चीज की दो चीजें चाहिएंगी, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। तो ये आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बात कर रहा था कि हमारा लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो समझ में आया? दूसरा चीज आप ये देखते हैं कि आपने अवकलन पढ़ा होगा। अवकलन में मान लीजिए मैं आपसे वेलोसिटी पूछता हूँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जब हमारी डिस्टेंस, जो हमारी दूरी होती है, जब वो टाइम के साथ चेंज होती है तो क्या देती है हमें? वेलोसिटी। आपने v पढ़ा है, क्या होता है? ds/dt। या आपसे कोई वेलोसिटी वैसे भी पूछता है तो आप क्या कहते हो? मीटर प्रति सेकंड। दूरी अपॉन टाइम, यानी कि आपका दूरी बटे समय क्या होती है? चाल होती है ना किसी चीज के लिए। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है हमें? डिफरेंशिएशन। कि अगर मान लीजिए मुझे कोई दूरी दे दी जाती है
दूरी किसके साथ होगी? टाइम के साथ में। मैं आपसे बोलता हूं कि t अगर मैं यहाँ पर 2 सेकंड आपको दे देता हूं तो आप फट से s के अंदर वैल्यू डालेंगे, t के अंदर वैल्यू पुट कराएंगे, किसकी वैल्यू निकल के आएगी? s की। 2 सेकंड में मैं कितनी दूरी चल कर गया? आपको 2 सेकंड में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? दूरी बढ़ेगी। अब इस दूरी से अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी बताइए, आप किस वेग से इस दूरी को कवर कर रहे हैं, कहां से बन के आती है, किससे बनी? आपने आज तक डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो लेकिन डिफरेंशिएशन पढ़ने के पीछे आपको लॉजिक भी तो समझ में आया होगा कि हमने आज तक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, क्यों पढ़ रहे हैं, किससे निकल के आ रही है? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। अभी आपके सामने क्या लिखी हुई है? दूरी है ना। और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये जो आप दूरी कवर कर रहे हैं ये किस वेग से आप कवर कर रहे हो? तो जब आप इसका समाकलन करोगे तभी तो आपकी वेलोसिटी निकलेगी। आप इसको किसके रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करोगे? टाइम के रेस्पेक्ट पर। क्या निकल के आएगी? वेलोसिटी। और इसी का अगर त्वरण बनाना होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी अपॉन में टाइम करने पर त्वरण निकल जाएगा। या इसकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, या डिफरेंशियल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैथ्स की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वो तो फिजिक्स का फॉर्मूला आप बता रहे हैं कि किसी भी वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कराएंगे तो क्या बन जाएगी? त्वरण निकल के आएगा। लेकिन मैं आपसे किसकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? मैथ्स की। हमें केवल एक रिलेशन दिया जा रहा है, एक संबंध दिया जा रहा है, किसके बीच में? s और t के बीच में। और सब कुछ बातें हमें यहीं से पूछी जाती हैं कि यहाँ से वेलोसिटी निकालिए, इसका वेग क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा। तो आपने सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया होगा किसके रेस्पेक्ट पर? t के। तो यहाँ से आपको क्या मिला होगा? वेलोसिटी। अगर आपने इसी को एक बार और अगेन अगर आप उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हुए यहाँ से वेलोसिटी को फिर से किसके रेस्पेक्ट पर? टाइम के, तो यही क्या चीज बन जाती है हमारी? त्वरण। तो त्वरण आपने निकाला। अगर अब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर? आपको समाकलन की। अभी की ये किसकी बात हुई? डिफरेंशिएशन की। अब मैं आपको कह देता हूं कि किसी एक गाड़ी जा रही है, उसका त्वरण आपको दे दिया गया है, उसकी वेलोसिटी और उसकी चली गई डिस्टेंस आपको बतानी है, तो किसकी हेल्प लोगे? किसकी हेल्प लोगे? समाकलन की। क्योंकि समाकलन किसका पार्ट है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी गाड़ी की त्वरण आपका यहां से आपको 6 दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। आपसे बोला जाता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी निकालिए और उसका वेग आप बताइए। किसकी हेल्प लोगे आप? समाकलन की ना। तो देखिए समाकलन हमारा यहाँ भी यूज होता है। आपको दिया गया है केवल त्वरण और आप चाहेंगे कि इसको अगर आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे, ये आगे का पार्ट होगा आपका, क्योंकि जितनी बार आप किसी चीज इंटीग्रेट करें तो उतनी टाइम्स उसकी ये पावर क्या होती है? कम हो जाती है। इसको आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो वहां पर बढ़ती है, और जब आप किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी पावर हमेशा यहाँ से घटेंगी। अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो ये किस में रह जाएगा? ds में। मैंने क्या बोला है पहले कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की क्या होती है? रिवर्स है। वहां पर बढ़ती है डिफरेंशिएशन में और यहाँ पर क्या होता है? घटती है। जब आप इसको फिर एक बार करेंगे तो एक बार करने के बाद ये क्या रह जाएगा? आपका s रह जाएगा। पहले यहाँ अपना आप में क्या था? ये त्वरण। त्वरण के बाद जब एक बार इंटीग्रेट होती है तो क्या बन जाती है? वो वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक बार और इंटीग्रेट होती है तो क्या बन जाती है? डिस्टेंस। अब आप बिल्कुल यहाँ से बता सकते हैं कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा 6t बन जाएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका, अब आप जैसे ही t की वैल्यू इसके अंदर कुछ भी रखेंगे, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, तो किसकी वैल्यू निकलेगी? चली गई दूरी। कि हमने 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की, आपने 6 सेकंड में कितनी दूरी यहाँ से आप चले। तो समझ में आया? तो लेकिन ये सब चीजें अभी थोड़ी हमारी आगे की हैं। तो अभी तो मैंने आपको सिखाया कि हमारा दैनिक लाइफ में हम इसको जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर आप इसको यूज करना सीखेंगे। तो ये सब कॉमन बातें हैं आपकी। अब इसके कुछ फॉर्मूला, आपके जितने भी सूत्र लिखे हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा इंटीग्रल साइन एक्स कितना होता है? -cos x। इंटीग्रल साइन एक्स माइनस
कोसेक्स। तो समझ में आया आपको कि किसी चीज को भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा लॉजिक क्या है, समझ में आया? यस सर। आगे देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपने देखा होगा जैसे आप यहाँ से d/dx करते हैं, किसके लिए? x के लिए, तो वैल्यू कितनी होती है? एक होती है। और d/dx e⁻x करते हैं तो वैल्यू कितनी होती है? एक होता है हमारा d/dx log x 1/x। अब इसी टाइप में अगर हम इसके इंटीग्रल की बात करते हैं, इंटीग्रल x टू द पावर कितना होता है? क्या कोई शर्त होती है इसकी? n के लिए क्या है? n सभी वैल्यू के लिए वैलिड है? n क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ में हमारी एक कंडीशन होती है n नॉट इक्वल टू -1। समझ में आया? अब मैं बात कर रहा था यहाँ से कि अगर मैं d/dx को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी? रिवर्स है। अगर आप इसको हटा देते हो यहाँ से और यहाँ पर आप इंटीग्रल लगा देते हो और साथ में dx लगा देते हो तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है? log x। तो आपने याद किसका रखा था? log x का। लेकिन आपने सीखा किसका यहाँ से? इसी टाइप में आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये सब हमारे किस टाइप के थे? एक्सपोनेंशियल हैं, एल्जेब्राइकल हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइप में आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल हैं। मान लीजिए किसी को एग्जाम में भूल जाता है कि इंटीग्रल साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है, तो वो रिवर्स अप्लाई करिए यहाँ से, और जैसे ही आप रिवर्स अप्लाई करेंगे आपका किसी का भी बन जाएगा। आप कोई भी फॉर्मूला लिख के देख लीजिए। सपोज करें आप मुझे इसका बताइए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec²x। और मैंने अभी आपसे क्या बोला कि आपको इंटीग्रल बनाना है, आप इसको हटाइए और इधर इंटीग्रल का नोटेशन लगा दीजिए, बन गया अपना। आपने कुछ तो नहीं किया, एक साइड हटाया दूसरी साइड लगाना है, फॉर्मूला आपका किसका तैयार हो जाएगा? इंटीग्रल का। सेम उसी टाइप में अभी आपने पढ़ा है यहाँ से कि d/dx कितना होता है? sin x। sin x का d/dx कितना होता है? माइनस में कौन बोल रहा है? वो वहीं से तो निकल के आ रहा है। तभी तो मैंने आपको बोला अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो रटी हुई चीज कहीं ना कहीं स्टूडेंट भूल जाएगा, लेकिन आपने अगर यहाँ से आज इसको समझ लिया, समझी हुई चीज नहीं भूलोगे आप। आपने यहाँ से इसको हटा दीजिए। अभी आप माइनस और प्लस के उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। आपने यहाँ पर क्या लिखा? d/dx cos x। cos x का क्या होता है? आप इसको हटाइए यहाँ से, माइनस हमारे इधर किसी काम का नहीं, उधर से हटा दीजिए माइनस। अगर माइनस रखा है तो दूसरी साइड ले जाइए। इंटीग्रल क्या निकला यहाँ से? sin x का क्या होता है? -cos x। क्या हमें कोई फॉर्मूला याद करना है यहाँ से? ठीक है, आपको बस एक पहला फॉर्मूला यहाँ से x की पावर के लिए याद रखना है। बाकी के जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं आपको केवल बस डिफरेंशिएशन की याद रखिए, वहां से आपके सभी फॉर्मूले बन जाएंगे। आगे मुझे बताइए d/dx sec x कितना होता है? sec x tan x। तो इंटीग्रल sec x और tan x का कितना होगा फिर? sec x होगा ना। कुछ क्या है देखो, कुछ स्टूडेंट्स की मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, अगर इंटीग्रल sec x लिखा होता है तो वो क्या आंसर देंगे उसका? sec x into tan x। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ चीजें लाइफ में याद आगे रह जाएंगी, क्योंकि जो अपने आप में अगर आप लोग इंटीग्रल sec x पढ़ते हो 90% स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? sec x into tan x। 12th भी कर जाएंगे तो भी ये गलती बहुत होती है लाइफ में हमारे साथ, कि हम लोग sec x का इंटीग्रल भी यही पढ़ जाते हैं कि sec x into tan x होता है, उसका अवकलन भी वही बढ़ जाते हैं और समाकलन भी वही। लेकिन अगर ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बनाते कैसे हैं,
कोई बताएगा कि sec x का इंटीग्रल क्या होता है? अभी भी यही बोल रहे हो जो बात मैं बोल रहा था अभी, क्योंकि बेटा इसकी जो निकालने की तरीका है वो अलग ही होता है। फिर कहीं ना कहीं उस पर मैथ का लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे डिफरेंशिएशन में भी नहीं है तो किस में भी नहीं होगा? समाकलन में भी तो नहीं होगा ना। अब कहीं ना कहीं इसको किसी लॉजिक से निकाला जाएगा। तो जितने भी आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना रहे हैं वो सब किससे हमारे अटैच होंगे? डिफरेंशिएशन में। अगर वो चीज हमारी डिफरेंशिएशन में नहीं है तो इंटीग्रेशन में भी नहीं होगी। क्या डिफरेंशिएशन log x निकल के आता है किसी का? आप मुझे बताइए कि किसी चीज का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या log x आता है? जब नहीं आता है तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? अगर किसी चीज का आप डिफरेंशिएशन सोच के मुझे बताइए कि किसी चीज का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे log x मिलता है। मैंने यही तो कहा, जब हम इसी चीज यहाँ से इसको हटाएंगे और इस पर नोटेशन लगाएंगे तो हमें वो वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर मिलेगी। और जब किसी चीज का हमें log x मिलेगा ही नहीं डिफरेंशिएशन होकर तो उसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा? तो पहले वो चीज किसके अंदर मिलनी जरूरी है? डिफरेंशिएशन के अंदर मिलनी जरूरी है। पहले ये चीज सोच लीजिए कि क्या इसका डिफरेंशिएशन इस चीज के अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है आपको। सेम उसी टाइप में मैंने आपसे बोला था कि क्या sec x किसी चीज का डिफरेंशिएशन मिलता है? कि कोई टर्म्स मुझे ऐसी मिल जाए, कोई पद मुझे ऐसा मिल जाए कि जिसका डिफरेंशिएशन होकर मुझे sec x मिले। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो आपको सभी को अच्छी तरह आते होंगे, अभी इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत हार्ड होगा। और इस चीज को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जब आप अपना आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो इंटीग्रेशन आपके लिए कुछ नहीं होगा। मैं बहुत सिंपल वर्ड में आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे ऐसी कोई टर्म्स बता दीजिए कि जो आपको sec x दे वही उसका रिवर्स होगी। उल्टा ही तो बोल रहे हैं उसमें कि मैं कोई एक ऐसी टर्म्स यहाँ पर कोई एक ऐसा पद डालूं कि जिसकी वैल्यू मुझे sec x मिल जाए। जब डिफरेंशिएशन में मिलती नहीं है तो इंटीग्रल में कहाँ से मिल जाएगी? समझ में आ गई ये बातें? कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटना है, बस सीधे डिफरेंशिएशन की याद रखिए। दूसरा ये होता है कि जितनी भी आपकी अगर किसी इंटीग्रेशन के अंदर मान लीजिए 2 टर्म्स 3 टर्म्स या 4 टर्म्स लिखी हैं, उसमें जहाँ प्लस आपका लगा होता है वहाँ प्लस ही रहेगा और जहाँ आपका माइनस होता है वहाँ माइनस रहेगा। एक चीज और होती है कि आपने इसमें पढ़ा होगा, हमने ये लिखा है, क्या वैल्यू लिखी है? x e की पावर n dx। x इंटू e टू द पावर x dx। अगर आपको इसका समाकलन करना है तो कैसे करेंगे? चलिए पहले मैं इसको प्लस लगा देता हूँ यहाँ से। अब क्या वैल्यू है ये हमारे पास? x प्लस e की पावर n। x प्लस e की पावर n dx। अब इसका अगर आपको इंटीग्रल करना है तो इसका इंटीग्रल करने के लिए क्या करेंगे? अलग अलग होगा। पहले किसका होगा? x का। x का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2। x स्क्वायर अपॉन 2। दोनों के बीच में अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रहेगा। प्लस इंटीग्रेशन इस इंटू हो जाएगा e टू द पावर x। e टू द पावर x का कितना होता है? वही होता है e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ex प्लस e पावर x। क्लियर है बात? अगर इसी प्लस को किस में बदल दिया जाता है? मल्टीप्लाई में। अब क्या टेक्निक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है यहाँ पर? x के कितने चर हैं यहाँ पर? 2 हैं। 2 पद हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं? एक x है हमारे पास और दूसरा है e पावर x, जिनकी पावर आप जोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है हमारा, क्या लिखा है? फर्स्ट फंक्शन। कैसे पढ़ोगे आप? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। और फिर क्या लिखा है कि जो हाँ आपने इंटीग्रल पहले किया है दोबारा भी इंटीग्रल करना होता है। किसका? सेकंड फंक्शन का। क्या वहां भी इंटीग्रल किसका है? सेकंड फंक्शन का है। तो ये आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो टर्म्स लिखनी है ये एक ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इंटीग्रल आपको हमेशा फिक्स मिलेगा और जब आप कहीं भी इंटीग्रल लगाते हो तो उसके लिए आपको dx लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंटीग्रल अधूरा है किसके बिना?
dx के बिना। अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रल दिखा रहा हूँ तो ये dx आपको हर हाल में लेना होगा, और ये dx किसके लिए है? ये इस इंटीग्रल के लिए है। तो यहाँ पर दो इंटीग्रल आने बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप x का इंटीग्रल करते हो तो इंटीग्रल करने पर x की पावर घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है। अब मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पर कि मुझे अगर कभी भी लाइफ में दो फंक्शन दे दिए जाते हैं तो अब मुझे सोच के बताइए कि किसको मुझे यहाँ फर्स्ट लेना चाहिए और किसको मुझे यहाँ सेकंड लेना चाहिए, बताइए। क्योंकि मैं अभी आपसे कारण भी पूछूंगा कि मैं अगर इसको फर्स्ट बना लेता हूँ और इसको अगर मैं सेकंड बना लेता हूँ तो क्या मेरी प्रोसेस राइट होगी या रॉन्ग हो जाएगी? अभी आपके सामने क्लियर होगा। यहाँ से आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट है तो फर्स्ट को कैसे लिखना है? ना कोई डिफरेंशिएशन करना है ना कोई इंटीग्रेशन करना है। क्या लिखना है? e की पावर x। यहाँ क्या है? इंटीग्रल किसका करना है? सेकंड का। माइनस ब्रैकेट डालेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करना है? फर्स्ट का। फर्स्ट कौन सा है इसमें? e पावर x। और इंटीग्रेशन किसका करना है? सेकंड का। सेकंड कौन ले रखा है? x। x का इंटीग्रल आपने क्या बताया था अभी? x स्क्वायर अपॉन 2। क्या क्वेश्चन खत्म हुआ? ये तो और आपने बढ़ा दिया उसको। आप तो इंटीग्रल खत्म करने चले थे ना? क्या इंटीग्रल खत्म हो गए आप? क्या तो अगर हम यहाँ पर सेकंड फंक्शन बनाते हैं तो हमें यहाँ लॉस हुआ है बेनिफिट है? लॉस है, क्योंकि हमारा इंटीग्रल कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इंटीग्रल कब खत्म हो सकता है? जब x को आप घटाएंगे। और घटने का केस कब हो सकता है? जब x फर्स्ट फंक्शन होगा, क्योंकि x कम कब होता है? जब x का क्या होना कंपलसरी होता है? डिफरेंशिएशन। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर इंटीग्रल आपको जल्दी फिनिश करना है तो x हमेशा कैसा होगा? फर्स्ट होगा। अब आपके सामने देखिए, अगर आप x को यहाँ ले लेते हो और e की पावर x को आप यहाँ लेकर चलते हो, फिर x आप यहाँ पर लेते हो और e पावर x आप यहाँ पर लेते हैं, तो x आपका यहाँ पर रहेगा। e की पावर x का कितना होता है? इंटीग्रल e पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x का डिफरेंशिएशन 1 और e पावर x का इंटीग्रल। अब एक बार और इंटीग्रल बचता है। 1 तो खत्म हो गया, 1 की कोई काउंटिंग नहीं होती। अब इंटीग्रल किसका रह जाएगा? अकेला। तो हमारा काम क्या है? इंटीग्रल को खत्म करना था ना। किसके अंदर से? क्वेश्चन के अंदर से। और अगर आप x को भूल से क्या लेकर बैठ रहे हैं? सेकेंड, तो वो घटने की बजाय क्या है? x की वैल्यू बढ़ती रहेगी वो तो हमें क्या करना होता है कि इंटीग्रल में ये चीज बहुत ध्यान से करनी होती है। हाँ, एक मजबूरी होती है कि जब आपको उसका इंटीग्रल ना आता हो, किसका? एक फंक्शन x है और जिसका मान लीजिए x है, log x है। अब log x का इंटीग्रल क्या होता है? क्या उस कंडीशंस में x क्या लिया गया? तब लेना होता है कि जिस चीज का इंटीग्रल आपको नहीं आता है तब आपको लेना है। और अगर आपका दोनों का इंटीग्रल आपको मालूम है तो x को हमेशा क्या मानिए? फर्स्ट। समझ में आया जितना मैंने आपको बताया? ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपने अंक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। हमने जाना समाकलन क्या है और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है। और इस विषय के बारे में हमें बता रहे थे IET इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव, और उनके साथ में थे कम्युनिटी के हमारे कुछ बच्चे। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com।
इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिमतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।